तकलीफ दे चीजें हैं। तो सरकारों को, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, एक कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, कोई एक पैरामीटर तो होना चाहिए कि कहाँ पे कितने स्टूडेंट, उसके आधार पे वहाँ कॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तो भारत का भविष्य है। वो तो सभी का है। वो तो सभी के लिए हैं, और पता नहीं वो किसके लिए वोट कास्ट करेंगे या खुद कभी ऐसी पोजीशन में आएंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं। गाँव के विकास की बात करें, आजादी के इतने साल बाद भी राजस्थान में भी 14वीं विधानसभा का गठन हुआ है, जो जिसके आप सदस्य हैं। क्या वास्तव में जो विकास होना चाहिए, जिसके हकदार हैं रूरल एरिया के लोग, वो उन्हें मिल पा रहा है? विकास तो बहुत दूर की बात है, कोशिशें सरकारें करती रहती हैं, बट आज भी 50% से ऊपर लोगों को ना तो शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, ना 24 घंटे लाइट मिल रही है, और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के हालात ये हैं कि एक गांव में एवरेज एक एएनएम, जो सबसे छोटी पोस्ट होती है स्वास्थ्य विभाग की, वो भी मौजूद नहीं है। अब एक गांव में 3 से 4 हजार लोग रहते हैं, और उनके टीकाकरण के लिए या छोटी से छोटी टेबलेट बताने के लिए एक एएनएम भी उपलब्ध नहीं हो, तो आप स्वास्थ्य की हालत देख सकते हैं। बार बार इस बात को उठाया है कि भाई स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये बेसिक सुविधाएं जो हैं, ये तो आप कम से कम कंप्लीट करें। लेकिन सरकारें जो हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी टोल रोडें जिनसे उनको टोल आता रहे, या बड़े बड़े उद्योग धंधे जिनसे कुछ बनता रहे। आज भी विधानसभा में मुद्दा उठा था, शिवाय चक और गायों के चरने के लिए जो जमीनें हैं वो भी सरकार माइंस डिपार्टमेंट को देने को तैयार होगी। ये चीजें समाज के और राष्ट्र के हित में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी, प्राथमिकताएं बदल गई हैं सरकारों की। प्राथमिकताएं बदल गई, उनकी प्राथमिकताएं सिर्फ बड़े उद्योगपति रह गए हैं। तो चलिए, मेहरिया साहब के साथ एक मुलाकात में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। बदल देते हैं हमारे जीवन का सार, पुरोधाओं के अनुभव और उद्गार, विश्व को देते अपनापन और प्यार। प्रभात वेला में इनका श्रवण, देखिए प्रवचन, रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ जन टीवी पर। अगर आप शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती, रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। जैसे ही डर आपके पास आकर आपको डराने की कोशिश करे, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य नंद किशोर जी मेहरिया साहब। मेहरिया साहब, आपने कहा कि गांवों के विकास सरकार पर्टिकुलर जो है उसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि आजादी के इतने साल बाद सरकारों का जो नजरिया रहा वो गांव और शहर दोनों को लेकर के हमेशा अलग अलग रहा। सभी सरकारों की बात करें। निश्चित रूप से देखिए, जो समस्याएं मेरी सोच से जो आज के दिन समस्याएं आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि शहरों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। आज गांव के आदमी को अगर गांव में रोजगार मिले, जैसे खेती का मैं उदाहरण बताता हूं, 80% लोग खेती किया करते थे, आज भी 60% से ऊपर कर रहे हैं। अगर गांव के आदमी को गांव में खेती में ही रोजगार मिल जाए और उसको कमाई होने लग जाए तो वो वहीं रुक जाएगा जी। आज हो ये रहा है कि वो खेती तो छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां कमाई नहीं रही, यहाँ फसल जो है या तो पैदा नहीं होती है, अगर अकाल से मार हो जाती है, किसी और चीज से मार हो जाती है, अगर पैदा हो जाए तो उसको समर्थन मूल्य पे खरीदा नहीं जाता।
समर्थन मूल्य वो मूल्य है जिसको सरकार मानती है मिनिमम इतना खर्चा तो आता ही है, इतना पैसा किसान को मिलना चाहिए, उस मूल्य पे भी नहीं खरीद रही। आज मैं आपको बताऊं, सरसों जो हमारी है 40 लाख टन सरसों पैदा प्रदेश में होगी, और सरसों में राजस्थान प्रदेश देश में आधी सरसों राजस्थान पैदा करता है। उसको अगर समर्थन मूल्य पे आज खरीद लें तो निश्चित रूप से अगले साल और 1.5 गुना होगी और किसान को कमाई होगी। लेकिन 60,000 करोड़ का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और सरसों किसान की समर्थन मूल्य पे नहीं खरीद रहे। इसलिए खेत का आदमी उठ के रोजगार के लिए शहर में आ रहा है, उससे शहर पे भी लोड बढ़ रहा है, सड़कें बनानी पड़ रही है, पुलिया बनानी पड़ रही है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो दोनों तरफ से मार लग रही है। वहां जो असेट बने हुए हैं वो तो मिसयूज हो रहे हैं, खाली पड़े, और यहां उनके लिए नए असेट बनाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो शहरीकरण की जो बाढ़ चल रही है, इसकी वजह से बड़ा राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। ये विकास पूरी तरह से समग्र रूप से होना चाहिए, क्योंकि गांवों का पलायन भी रोकना बहुत जरूरी होगा। पलायन अपने आप रुक जाएगा अगर गांव के आदमी को गांव में रोजगार मिलेगा, अगर उसको खेती से कमाई होगी तो निश्चित रूप से पलायन रुक जाएगा, शहरों पे लोड भी कम हो जाएगा और उसको खुद के अपने गांव में काम मिल जाएगा। तो वजह क्या मानते हैं कि अभी तक जो उपेक्षित रहे हैं गांव या रूरल, ये तो हिंदुस्तान की मुझे लगता है तस्वीर सामने आती है। कुछ एक गांव छोड़ दो जहां लोगों ने अपने स्तर पे या किसी एमएलए एमपी ने अपने स्तर पे कुछ ऐसा लिया हो कि बिल्कुल कि मुझे मेरे गांव को सुधारना है, बनाना है, कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। बाकी गांव का भी विकास वास्तव में जो होना चाहिए वैसा नहीं। गांव का विकास तभी होगा जब गांव के आदमी को, जैसा मैंने आपको बताया कि गांव में ही रोजगार मिलेगा, गांव में उसको जो खेती वो कर रहा है, मजदूरी जो कर रहा है, उससे उसको गांव में कमाई होना शुरू होगी, तो निश्चित रूप से गांव का विकास भी होगा और शहरों पे लोड भी नहीं पड़ेगा, शहरीकरण भी कम होगा। केंद्र सरकार की जो योजना है, आदर्श गांव, गौरव पथ, एक एक गांव आप गोद लीजिए, पंचायत गोद लीजिए, सांसदों से जो कहा गया, इससे लगता है कुछ सैंपल विलेजेस डेवलप हो पाएंगे? कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ एक एक गांव, एक एक पंचायत गोद लेने की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने भी कही, उन पंचायतों को भी हम जानते हैं, कोई चेंज नहीं है। क्योंकि चेंज तब होगा जब आप अलग से कोई बजट दोगे। अभी 1 रुपया भी अगर उसमें नहीं देंगे आप, तो फिर कहां से चेंज आएगा? तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स तो हैं, अभी बने नॉर्म्स बना रखे हैं, बट बजट नहीं है। 1 रुपया भी उसके लिए अलग से दिया नहीं गया है, तो विकास कहां से होगा? एमएलए फंड, एमएलए फंड तो सभी गांव में लगाना पड़ता है। सभी जो गांव हैं, जो वार्ड हैं शहरों के, उनमें सब में एमएलए फंड बांटना पड़ता है। एमएलए फंड कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, 2 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अब मेरे क्षेत्र में 127 गांव हैं और 60 के करीब वार्ड है, 200 पड़ते हैं, तो मतलब 5 लाख रुपए भी एक गांव के इससे में नहीं आते। नहीं, वो भी उससे नहीं कितना विकास होगा? तो ये गौरव पथ जो है सभी क्षेत्रों में दे रहे हैं, इससे कुछ फायदा होगा? गौरव पथ सीमेंटेड सड़कें 1-1 किलोमीटर की एक ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर में मिली है। चीज अच्छी है, लेकिन अगर इसके साथ नालियां बनाते, लाइटें लगाते तो थोड़ी और अच्छी चीज होती। तब तो गौरव में ही गौरव पथ होते। हाँ, लेकिन आज जो गांव की स्थिति है, मतलब सिर्फ पंचायत हेडक्वार्टर पे गौरव पथ 1 किलोमीटर का बनता है, वो भी जी, और उससे कोई अपन कहेंगे विकास हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो विकास से कोसों दूर है मान रहे हैं आप अभी? यस, अभी जो स्कीमें चलनी चाहिए जिस तरह से, वैसा हो नहीं रहा है। राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी कमी है, बहुत भारी कमी है। केवल राजस्थान का इश्यू नहीं है, जहाँ पे नदियां बह रही हैं वहां पे भी हालात बहुत ठीक नहीं है। जहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, वहां भी बहुत ही या तो पॉल्यूशन है या फिर पानी की किल्लत है। जल स्वावलंबन लेके आई है मैडम, दोनों चरणों का शुभारंभ कर भी चुकी हैं, तो इससे कुछ स्थितियां बदलेंगी? कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की स्कीम है। ऐसा क्यों लग रहा है? वाटरसेड की एक स्कीम भारत सरकार की पहले चला करती थी, IWMP एक स्कीम चला करती थी, उसका जो पैसा है आज भी वही पैसा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने या राज्य सरकार ने 1 नया रुपया किसी गांव में नहीं दिया है, 1 भी रुपया नहीं दिया इसके नाम पे कि भाई अलग से कोई बजट दिया हो। सिर्फ जो पुराना वाटरसेड था जिसकी स्कीम चल रही थी, उस पैसे को उपयोग किया है। और एक पंचायत समिति में 30, 40, 50 पंचायत होती हैं, उनका अनटाइड फंड होता है, निर्बंध का पैसा होता है। उन 40 पंचायतों का पैसा काट के सिर्फ जहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन चल रहा है उस पंचायत में दे दिया गया। जो पैसा भारत सरकार से पर हेड के लिए आता है, राजस्थान राज्य स्टेट जो आयोग है उसका जो बजट था वो भी उसी पंचायत में दे दिया गया। यानी चारों तरफ से एमएलए कोटे के भी मजबूर कर दिया गया एमएलएज को, जो उनका स्व अधिकार है, विवेकाधिकार है कि वो कहाँ कोटा दें, उनको मजबूर कर दिया गया कि 50-50, 60-60 लाख रुपए आपको जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन वाली पंचायत में देने पड़ेंगे। तो अभी को फ्रीडम नहीं, आपको पैसे का यूज की, वो उसकी फ्रीडम नहीं है। और 1 रुपया भी सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के लिए दिया नहीं। जो पैसा और स्कीमों का था और गांवों से पैसा छीन के और एक पंचायत में दी।
मेहरिया साहब, ऐसी कुछ चीजें हैं जो वसुंधरा जी विकास की बात भी कर रही हैं, कुछ एक ऐसी चीजें हों जो लगता आपको कि हाँ ये प्रोग्राम्स ठीक चल रहे हैं सरकार के, केंद्र के हों चाहे राज्य सरकार के हो, क्यों जनता को समर्पित होती हैं योजनाएं? देखिए, योजनाएं केंद्र सरकार की भी अच्छी हैं और राज्य सरकार की भी अच्छी हैं, पहले भी बहुत अच्छी योजनाएं चलती रही हैं, लेकिन बात है मॉनिटरिंग की, बात है गवर्नेंस की कि उनको ढंग से चलाया जाए। अभी पहले राजीव गांधी विद्युत योजना के नाम से जो थी, अभी दीनदयाल उपाध्याय नाम उसका कर दिया गया है। तो दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से जो योजना बिजली की चल रही, बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन उसमें ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कनेक्शन दे रहे हैं। हर जिले के ये हालात हैं, सारे एमएलए ये कह रहे हैं कि मनमर्जी से कनेक्शन दिया जा रहे हैं, जिसने उनको खुश कर दिया ठेकेदार को उसको कनेक्शन दे दिया, जो नहीं कर पाया उसको नहीं दिया। तो ये जो मॉनिटरिंग की कमी है ना, ये बहुत नुकसान। अभी 1 लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन की बात कर रही है, बजट अनाउंसमेंट में भी था, बजट अनाउंसमेंट में था 1 लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन देने की बात है, लेकिन किसानों की स्थिति ये कर रखी है कि अगर एक किसान का कुआं जो 20 साल से वो चला रहा है और उसमें खेती कर रहा है, वो अगर खराब हो गया एक जगह, तो उसको भी दूसरा कुआं खोदने की खुद के खेत में परमिशन नहीं है। ये स्थिति 2009-10 के भी कनेक्शन दे रहे हैं, और जो कनेक्शन लेने आ रहा है उसको कह रहे हैं कि आपके पास 2011 में कुआं था तो ही कनेक्शन देंगे। अब मुझे बताओ, 1 लाख कनेक्शन आगे इन्होंने दे दिए, उनको भी यही पूछेंगे। तो 2011 में जिस आदमी को 8 साल बाद वो मिलना है, 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए वो कुआं खोदने में क्यों लगाता? पता नहीं, अगर उस दिन लगा देता, पानी रहेगा नहीं रहेगा, उस दिन लगा देता और आज वो खोदे और उसमें पानी नहीं हो, या वो पानी जो था वो खत्म हो गया हो, तो वो कहां जाएगा? मतलब बड़ी बेतुकी और अजीब सी चीजें कई सामने आती हैं। एक वीसीआर का बहुत चक्कर चल रहा है कि आप लोगों ने बजट से पहले अभिभाषण के दौरान भी सभी सदस्यों ने उठाया था ये मामला। वीसीआर में कहीं विसंगतियां लगती हैं? बहुत भयंकर विसंगतियां हैं। मनमर्जी से वीसीआर भरी जा रही है, न दिन देखा जा रहा है न रात देखी जा रही है। बिजली विभाग ने सब जो उनके एईएन एक्सीएंस है उनको टारगेट दे रखे, और टारगेट बेसिस पे वो लोग वीसीआर भर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं। अभी वादा किया था कि भाई जो हमने रेट बढ़ाई है उसको तो कम कर लिया है, लेकिन जो वीसीआर फर्जी भरी गई थी या जो लोड बढ़ाए गए थे उनको आज दिन तक कम नहीं किया, वादा करने के बावजूद भी। राजनीति में कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत आपका रहा जिसने आपको बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचा हो, लुभाया हो, उनके जो सिद्धांत है उनको लेकर के आपको लगा कि राजनीति मुझे भी करनी है? राजीव गांधी जी और इंदिरा जी खास तौर से जो है वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, राज भी हैं जी। राजीव जी की जो पारदर्शिता और जो उनकी स्कीमें और जो टेक्नोलॉजी के प्रति उनका झुकाव, और जिसकी वजह से आज हम सब ये टीवी पे आ रहे हैं, ये चीजें जो देश में लाए, उनको मैं बहुत मानता हूँ। लेकिन शुरू में आपने पाला तो बीजेपी का चुना? नहीं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं। आपने पूछा कि भाई पर्टिकुलर एक लीडर जी, तो मैं राजीव जी को बहुत मानता हूँ जी। तो उस वक्त कांग्रेस का एक बीजेपी का इश्यू नहीं था उस समय, आइडियोलॉजी के हिसाब से बात, बचपन से आप राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को लाइक करते हैं, लेकिन टिकट से चुनाव लड़े आप बीजेपी से। वो तो मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब बीजेपी में थे और एक बार वो 2003 में जबरदस्ती से टिकट दिया गया और मुझे लड़ना पड़ा। मैंने टिकट मांगा नहीं था, लेकिन मुझे किसी भी वजह से ये मजबूर किया गया कि भाई आपको लड़ना है जी। सुभाष जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी ली है, तो बिल्कुल अभी ज्वाइन कर ली, रूल्स के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते अभी। यस जी, लेकिन जब वक्त आएगा वैसे पूरी तरह से आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। जाट मुख्यमंत्री का मुद्दा बहुत बार गूंजता है राजस्थान में, आप तक भी कभी बात रहती है? मैं ज्यादा वो जातिगत उसमें ज्यादा विश्वास करता नहीं, और जो भी योग्य हो वो मुख्यमंत्री बने और किसान वर्ग से बने तो बहुत अच्छी बात है। ये मांग उठ सकती है कभी कभी किसान होना चाहिए कोई मुख्यमंत्री? किसान हो तो ये माना जाएगा कि भाई वो किसानों का वर्ग बहुत बड़ा है और किसानों की समस्या है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, तो निश्चित रूप से प्रदेश को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन वैसे आपको लगता है कि चर्चाएं नहीं आनी चाहिए कि किसी जाति की, जाति अकेली किसी को मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकती? जाति तो कोई भी जाति अकेली किसी को मुख्यमंत्री ना तो बना सकती है और ना ही मतलब जातिगत इस तरह की बात होनी चाहिए जी। ये तो केवल एक छोटे से प्रलोभन के लिए कुछ लोग कर सकते हैं ये। हाँ, ऐसा हो सकता है, बट ओवरऑल जो भी मतलब लायक हो और जो बड़े वर्ग से हो उसको बनाए तो ज्यादा अच्छा है। वर्तमान मुख्यमंत्री से कभी कोई मीटिंग मुलाकात कुछ हुई? मीटिंग मुलाकात तो हुई है, काम नहीं हुआ। तो कभी रखा उनके सामने आपने? हाँ, मैंने प्रस्ताव रखे हैं, जो जनता की डिमांड है हमारे क्षेत्र की, वो डिमांड हमने रखी है, लेकिन 1-2 काम के अलावा ज्यादा काम हो नहीं पाए जी। मेरे सब ऐसी क्या चीज आपको लगती है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन गांव के विकास के लिए ये काम तो होना बहुत जरूरी है? शुद्ध पानी हर हाल में गांव के आदमी को मिलना चाहिए जी।
और किसानों की जो फसलें हैं उनको मैंने पहले भी कहा समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहिए। और जो भी उनके साथ उनका फसल बीमा जो है उसमें अभी बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, प्राइवेट कंपनियों को बहुत लाभ दिया जा रहा है, वो बिल्कुल साधारण तौर पे होना चाहिए। और ये जो आवारा पशुओं की समस्या है, पानी की समस्या है, बीज की समस्या है, खाद की समस्या है, छोटी छोटी समस्याओं से किसान को जूझना ना पड़े और वो अपना एक रोजगार की तरह अपनी खेती करे, तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा, किसान का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। जी, आप अपने एरिया में कितना समय स्पेंड करते हैं? तो अभी विधानसभा चल रही है इसलिए जयपुर में हूँ, अदरवाइज पूरे टाइम एरिया में रहता हूँ। 2019-18 दो बड़ी चुनौतियां हैं और राजनीतिक दल उसी तरह से जुड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस अपने को साथ करके चल रहे हैं, लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट हैं। और अभी लगता है कि वो भूमिका क्या रहेगी, आपको सिंबल मिले नहीं मिले, लेकिन तैयारी आपकी? मेरी पूरी तैयारी है और जनता पूरी साथ जुड़ी हुई है। हमारा जो ग्रुप है उसमें लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, कहीं कोई कमजोरी की बात नहीं है। निश्चित रूप से अगला चुनाव जो है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, कुछ लक्ष्य ऐसे लेकर के उतरे होंगे उस वक्त आप कि मैं चलो मुझे जनता ने सौभाग्य दिया है कि 200 सदस्य जो विधानसभा में बैठेंगे जाके 6.5 करोड़ जनता में से, वो एक आप भी हैं। कुछ ऐसा तय करके पहले दिन घुसे थे विधानसभा में कि मुझे ये काम तो करना है? मेरा जो मुख्य काम है वो ये है कि जनता की जो बात है, बेरोजगारों की जो बात है, छोटे भाइयों की जो बात है, युवाओं की जो बातें हैं, वो सदन में रखें। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि विधानसभा में आने के बाद गत 3 वर्ष में हाईएस्ट क्वेश्चन शायद मैंने राजस्थान की विधानसभा में लगाए हैं। और हर, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे पर्ची के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से जहां भी मौका मिलता है, मेरे क्षेत्र की नहीं पूरे प्रदेश के युवा, बेरोजगार और नौकरी करने वालों की, हर तरह के हर वर्ग की बात जो है किसानों की खास तौर से रखने की मैंने कोशिश की है। और उस वजह से कई काम हुए भी हैं। अभी 55,000 बच्चों को वंचित कर दिया गया था 8वीं परीक्षा देने से। मैंने मामला उठाया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उनको मानना पड़ा कि हमने गलत किया और उनको वापस मौका दिया गया। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले 2 या 3 सत्र हो पाएंगे अब, इससे ज्यादा मुश्किल लगता है। एक तो बजट सत्र होगा आपका और एक बार सरकार, क्योंकि 6 महीने की बाध्यता है, इस नाते एक बार और हाउस बुलाया जा सकता है। ऐसे कोई पीड़ा है आपको कि काश ये काम मेरा होता, या फिर मैं इन चीजों को लेकर के जिस मकसद से मैं विधानसभा में आया था वो पूरी कर पाता? देखिए, फतेहपुर क्षेत्र में खास तौर से जो पानी निकासी की समस्या है, वहाँ पानी बहुत इकट्ठा होता है और उसके लिए मैंने प्रयास करके पिछले बजट में करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करवाया। लेकिन अब तक वो फाइल जो है वो एशियन बैंक के पास अटकी हुई है। एक मेरी वो बड़ी है और एक सरकारी कॉलेज वहाँ खुले, और तीसरा जो किसानों की बातें मैंने उठाई है वो पूरी हो और युवा और बेरोजगार की बातें पूरी हो। ये मेरे सब एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि लक्ष्य क्या लेकर के राजनीति में उतरे हैं आप? लक्ष्य तो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल व्यक्ति का डेवलपमेंट हो और समाज को डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, यही लक्ष्य है। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि समाज का विकास, देश का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत या घर का, ये सब चीजें चलती रहती हैं और मुझे लगता है कि ये हमारा समर्पण होना भी चाहिए कि देश के प्रति जो भाव है सच्चे मायने में, तभी एक सच्चा जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है जो जनता के लिए जिए और जनता के लिए ही काम करे। चलिए मेरे साहब, पार्टी और ये सब एक अलग इश्यू है, लेकिन आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप जनता की भावनाओं पे खरे उतरें और इसी तरह से काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए उसके लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हूँ ठाकुर हवेली। लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा, BSNL अपनों को से जोड़े।
नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश एन भटनागर। बड़ी खबर में बात होगी प्रधानमंत्री की क्लास की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यूपी के सांसदों की क्लास ली है, उनके साथ बैठकर चर्चा की है और आगामी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है उनके साथ साझा की है और अभी से ही 2019 में लगने की उन्होंने बात कही है। तो कहीं न कहीं निर्देश देते हुए 2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने यूपी के सांसदों की मीटिंग ली है। और वहीं अगर बात यूपी की ही करें तो यूपी के जो नए सीएम बने हैं आदित्यनाथ योगी, वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कोतवाली थाने में पहुंच गए और वहां पर औचक निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था जो कि लगातार यूपी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधता रहा है। अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की गई और यूं माने कि अगर यूपी का चुनाव लड़ा गया है तो कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति और विकास के मॉडल को लेकर लड़ा गया है। अब प्रचंड बहुमत के बाद अब योगी आदित्यनाथ जो हैं सीएम की सीट संभालते ही कानून व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके उसको लेकर कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाने की बात उन्होंने कही है और वहीं उन्होंने कहा कि अब यूपी में कानून का राज होगा। तो वहीं बात कैबिनेट की भी करेंगे, क्योंकि कैबिनेट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सा मुद्दा उठाया है और उसके ऊपर मुहर भी लगा दी है और ये ओबीसी आयोग से जुड़ा हुआ मामला है। अब सरकार जो है वो ओबीसी आयोग का गठन नहीं करेगी, अब संसद जो है वो तय करेगी और अब ओबीसी आयोग की जगह एनएसईबीसी कमीशन जो है उसको मूर्त रूप में लाया जाएगा और वापस से सारा सब कुछ रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। इसके ऊपर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बिहार को भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से लगातार नीतीश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब होने की बातें जो सियासी गलियारों में चली है, उसके बाद से ही महागठबंधन की एकता को लेकर कुछ न कुछ होता नजर आ रहा है। अब बिहार दिवस के उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री का नाम उस पर था, कांग्रेस से आने वाले शिक्षा मंत्री का नाम आमंत्रण पत्र पर था, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, चिकित्सा मंत्री तेज प्रताप यादव और राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव और राजद कोटे से एक भी मंत्री का निमंत्रण पत्र पर नाम नहीं था। अब यह सियासत जो है वो इसको लेकर गर्मा गई है और उप मुख्यमंत्री जो है खासे नाराज बताए जा रहे हैं। क्या कुछ होगा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं राजस्थान विधानसभा की भी हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में अनुदान मांगों पर बहस चल रही है। गर्मा गर्म इस बहस को कहा जा सकता है। आज कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बातों को लेकर, अनुदान की मांगों को लेकर बहस हुई है, जेल से जुड़े हुए जो विभाग है उनकी बहस हुई है। तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा देश में हर जगह है और राजस्थान में भी छाया हुआ है और जिस तरीके से आनंद पाल का मामला सामने है, फेल्योर होती हुई सरकार नजर आ रही, ये कहना है उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा का। तो क्या कुछ इस बहस में रहा, गर्मा गर्मी किस तरीके से रही, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बात हम महाराष्ट्र की भी करेंगे, कि महाराष्ट्र के एक विधायक जो कि शिवसेना से आते हैं, रविंद्र गायकवाड़, उन्होंने अपनी दबंगाई दिखाते हुए एयर इंडिया के स्टाफ से मारपीट की और साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के नहीं, शिवसेना के आदमी हैं। उन्होंने 25 जूते मारे। मामला जो था वो सीट, मनचाही सीट को लेकर था। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के हित में काम करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि
NSEBC का गठन किया जाएगा। इस फैसले से देश में ओबीसी कैटेगरी के लिए भी SC/ST कमीशन की तर्ज पर NSEBC का गठन किया जाएगा। NSEBC एक संवैधानिक संस्था होगी और ओबीसी सूची में नई जाति का नाम जोड़ने और हटाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी हो जाएगी। NSEBC के गठन की कैबिनेट ने मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान में संशोधन प्रस्ताव लाएगी। फिलहाल ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ने अथवा हटाने का काम सरकार के स्तर पर किया जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का यह फैसला जाट आरक्षण समेत देश में ओबीसी आरक्षण की अन्य मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वो केंद्र सरकार ने लिया है। अब ओबीसी आयोग की जगह अब नया एक फॉर्मेट के साथ, एक फॉर्मूले के साथ कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी है। अब संसद में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। NSEBC के गठन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार संविधान में इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव लाएगी। तो अब किस जाति को रखना है ओबीसी में, किस जाति को नहीं रखना है, इसको लेकर संसद तय करेगी। सरकार के स्तर पर अब ये सब चीजें तय नहीं होगी। सरकार ने एक बड़ा इसको लेकर फैसला लिया। और आइए जरा संवैधानिक पहलू को समझने की कोशिश करें। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी से जुड़ने के लिए। और अब ओबीसी की जगह सरकार ने यह फैसला लिया है, केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी। नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज का गठन किया जाएगा और वो अब तय करेगी और संसद तय करेगी कि कौन सी जाति को ओबीसी में लेना है और किसको उसमें से बाहर निकालना है। देखिए, जहाँ संविधान में जहाँ आरक्षण का प्रश्न आया है वहाँ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस शब्द का ही प्रयोग किया गया है जी। ओबीसी जो वर्ड है ये चूंकि SC के लिए अलग प्रोविजन है, ST के लिए अलग प्रोविजन है, इसलिए एक ओबीसी शब्द एक सामान्य बोलचाल की भाषा में डेवलप हो गया था। ओबीसी जैसा शब्द भारत के संविधान में है भी नहीं। जहाँ तक SC और ST के लिए मामला है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष आर्टिकल्स बने हुए हैं और उसी के तहत, संविधान के तहत ही अनुसूचित जाति आयोग का गठन सरकार करती है, जिसकी रिपोर्ट सीधी पार्लियामेंट के अंदर पेश की जा सकती है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए संविधान में शायद संभवतः संशोधन कर स्टेचुटरी राइट्स देते हुए ये कोशिश की जा रही है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं उसके लिए भी एक अलग से कमीशन बना दिया जाए, ताकि उसके बाद ये रोज रोज के झगड़े जो हर स्टेट्स में अलग अलग डिमांड्स होती हैं वो स्थायी रूप से खत्म हो जाए। क्योंकि जो कालेलकर कमेटी जो सबसे पहले जिनकी बनी थी, उनके द्वारा भी वो भी